हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एसी इनहिबिटर्स। तो एसी इनहिबिटर्स क्लास के जो मेडिकेशंस होते हैं उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे हम आज के ये वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जिसके अंदर हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ द एसी इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशंस। फिर डिटेल फार्माकोलॉजी के अंदर हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके डोजेस के बारे में कि कौन से डोजेस के अंदर ये मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर उसका हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि ये मेडिकेशंस किस तरह के पेशेंट्स को या फिर कैसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए। और लास्ट में ये मेडिकेशंस यूज़ करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसी ही क्लास जो है मेडिकेशंस का, कि एसी इनहिबिटर क्लास के जो मेडिकेशंस कि जिसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख रहे हैं कि उसके जो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस, कि यहाँ पे कैप्टोप्रिल आप देख रहे हैं, फिर लिसिनोप्रिल करके है, एनालेप्रिल है, जोफेन करके एक उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, एंड फॉसिनोप्रिल एंड रामिप्रिल। तो ये सभी मेडिकेशंस जो है वो एसी इनहिबिटर्स क्लास के मेडिकेशंस कहे जाते हैं। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर के अंदर अब डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल फार्मरॉक्स। ऑल्सो यूज़ करिए ऐप फार्मरॉक्स की, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप को ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से इसको डाउनलोड करिए। तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज़ को, एंड ऑल्सो द वीडियो लेक्चर्स। तो गेट द टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो अब समझते हैं एसी ही इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि व्हाट इज द एसी ही इनहिबिटर्स। तो एसी ही इनहिबिटर्स का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझिए। व्हाट इज ए? तो ए स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, सी फॉर कन्वर्टिंग एंड ई फॉर एंजाइम। और ये एंजाइम को इनहिबिट्स करने वाले मेडिकेशंस, दैट मीन्स एसीई इनहिबिटर्स। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कि जिसको हम एसी ही कहते हैं या फिर एस इनहिबिटर्स भी कहा जाता है कई बार प्रोनाउंसिएशंस के अंदर। तो दीज आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस, दीज आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच हेल्प बाय रिलैक्स our veins and arteries to lower our blood pressure। कि ये मेडिकेशंस बेसिकली क्या काम करती है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको लोअर करती है, ब्लड प्रेशर को लोअर करती है। इसी कारण ये मेडिकेशंस जो है वो यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है हाइपरटेंशन के पेशेंट को, कि जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहता है। तो ऐसे पेशेंट को उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, लोअर करने के लिए हम ये मेडिकेशंस उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेडिकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके ब्लड वेसल्स, जब आपके ये ब्लड वेसल का होता है कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स हो जाती है, कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल्स जो आप हमारे ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, वो ये मेडिकेशन क्या कर देती है, रिलैक्स करती है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो पहले एलिवेटेड था वो हो जाता है लोअर, और नॉर्मल की रेंज के अंदर फिर वो रहता है। सो एसी ही इनहिबिटर प्रिवेंट एन एंजाइम in our body
विच फॉर्म एंजियोटेंसिन 2। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है कि ये जो मेडिकेशन से वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंजाइम्स को हमारे बॉडी के अंदर टू फॉर्म प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन 2 की जो एंजियोटेंसिन का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिनको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम को ये करती है, प्रिवेंट करती है, इनहिबिट करती है, जिसके कारण एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फॉर्म नहीं होता। और जिसके कारण जो पहले एंजियोटेंसिन के कारण जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता था, ये बिफोर कंडीशन विदाउट मेडिसिन, बिफोर विदाउट द मेडिसिन्स। अब यही कंडीशन आफ्टर हम देखें नीचे की ओर कि आफ्टर कंडीशन, आफ्टर ACE इनहिबिटर्स कि जिसको ACEI हम कहते हैं, ACEI। तो वो देने के बाद ये जो ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है इसकी तरह, और जो पहले जो था वो कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्शन की। तो नीचे वाली आफ्टर कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है और ऊपर वाली कंडीशन मतलब कि बिफोर कंडीशन। तो विदाउट मेडिकेशन ये प्रॉब्लम था कि कंस्ट्रिक्टेड रहती थी ब्लड वेसल, और जब पता है हमें कि जब डायमीटर रिड्यूस होता है तो उसके कारण जो है वो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज, जबकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या किया कि एंजियोटेंसिन क्या कर देते हैं, नैरो ओवर ब्लड वेसल्स। एंजियोटेंसिन के कारण कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 जो है कि समझो कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट है, तो उसने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। जबकि यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो है वो कम्प्लीटली उसकी एंट्री जो है वो बंद हो जाती है, वो फॉर्म होना ही बंद हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो नैरो हो गई थी कि ये हो गई है नैरो, या फिर जिसका हम कहे कंस्ट्रिक्टेड हो गई थी, वो अब हो गई प्रॉपर डायलेट हो गई, और जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं वो रिलैक्स हो गई। कि दिस नैरोइंग कैन कोज द हाई ब्लड प्रेशर एंड फोर्स आवर हार्ट टू वर्क हार्डर। तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, नैरो होती है ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड जो नैरो हुई या फिर जो जिनका डायमीटर कम हो चुका है, वो ब्लड वेसल्स की जो कंस्ट्रिक्टेड है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स। मेडिकेशंस का लिस्ट हम देखें तो एनालेप्रिल है, उसके बाद आप देखो तो रामिप्रिल, क्विनाप्रिल, पेरिंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेनाजेप्रिल, इमिडाप्रिल एंड ट्रांडोलाप्रिल। उसके अलावा कुछ और जो है सिलाजाप्रिल, एलासेप्रिल, कैप्टोप्रिल, जैफनोप्रिल एंड फॉसिनोप्रिल। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि ये मेडिकेशंस के नाम के पीछे आप देखिए ज़्यादातर एप्रिल आ रहा है। एप्रिल या फिर प्रिल जो है वो कॉमन है इन ऑल मेडिकेशंस, कि जितने भी आप ये ACE इनहिबिटर्स के मेडिकेशंस देखेंगे तो ये सभी के पीछे ये एक कॉमन है। तो यही है आपके लिए एक ट्रिक कि जब आपको ये मेडिकेशंस के नाम याद रखने हैं ACE इनहिबिटर के, तो A फॉर अप्रैल करके आप याद रखिए कि जिसके कारण जितनी भी प्रिल वाली मेडिकेशन से वो आपको याद रह जाएगी। तो ये सभी जो प्रिल वाले मेडिकेशन से वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए लिसिनोप्रिल का मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं 10 mg स्ट्रेंथ में, रामिप्रिल के टैबलेट्स, और ये सभी मेडिकेशंस RX ओनली रहेंगे। RX only because these all are the prescription drug.
कि सभी में देखिए, चाहे आप एनालेप्रिल का मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखेंगे, कैप्टोप्रिल है, रामेप्रिल है, सभी के ऊपर RX जो है लिखा होता है या फिर पीछे की ओर लिखा होता है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस ओनली, के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ, मेडिकल सुपरविजन के साथ ही आपको ये मेडिकेशंस यूज करने होते हैं। तो अब समझते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ऐसे इनहिबिटर्स प्रोड्यूस वासोडाइलेशन। तो ये ऐसे इनहिबिटर्स का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझे तो वो है वासोडाइलेशन इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वासो कंस्ट्रिक्शन। कि यहाँ पे जो वर्ड से कि वासोडाइलेशन करता है, तो वासोडाइलेशन तभी करेगा कि जब वासो कंस्ट्रिक्शन होता हो। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए, मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल है उनको नैरो करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 रिस्पॉन्सिबल है। दिस वासोकंस्ट्रिक्टर इज फॉर्म बाय प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ रेनिन। प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ ए रेनिन, के रेनिन की जो प्रोटियोलाइटिक एक्शन होती है उसके कारण ये फॉर्म होता है, और रेनिन जो रिलीज होता है बाय द किडनीज, एक्टिंग ऑन सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिनोजन टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो लीवर है, लीवर से ये प्रोड्यूस हुआ एंजियोटेंसिनोजन वो आगे जाके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे उसके नीचे की ओर ये इफेक्ट देखे कि वो करता है फिर वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल। बट जब हम मेडिकेशंस देते हैं किसी पेशेंट को ऐसे ही इनहिबिटर्स, तो ये ऐसे ही इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग की फॉर एग्जांपल आपने दी है पेशेंट को कैप्टोप्रिल, कि किसी को हमने कैप्टोप्रिल दी है तो ये कैप्टोप्रिल क्या करेगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जो फॉर्म होता है, और ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। तो ये एंजाइम ही नहीं मिलेगा तो यहाँ से ना ही एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फॉर्म नहीं होगा, और जिसके कारण ये जो वासो कंस्ट्रिक्शन होता था वो नहीं होगा, और उससे रिवर्स कंडीशन होगी, ये वाली वासो डायलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये ऐसे ही इनहिबिटर्स क्लास के मेडिकेशंस जो है वो काम करते हैं। तो ये उसकी मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रखनी है। एंजियोटेंसिन 1 इज देन कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कि सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन 1 बना, और एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 बनता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए। बट आप सोचो कि आप ये एंजियोटेंसिन 1 में से 2 बनने की प्रोसेस स्टॉप करवा देते हैं बाय यूजिंग द मेडिकेशंस कैप्टोप्रिल, तो वासो कंस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, उसके जगह क्या होगा, वासो डायलेशन होगा, और वासो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम काइनेस 2 और एसी ही। तो अभी जो हमने बात की थी कि कौन से एंजाइम को ये इनहिबिट कर दे, तो काइनिनेस 2 एंजाइम, यहाँ पे अच्छे से आपको याद रखना है काइनिनेस 2 की, ये पॉइंट MCQ का ये पिन पॉइंट बनेगा। काइनिनेस 2 और एसी ही एंजाइम, ये एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट। कि समझो कि आपने रामेप्रिल दी है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, कोई भी मेडिकेशंस दी है ऐसे ही इनहिबिटर क्लास की, तो ये मेडिकेशंस
दो एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी, चाहे काइनिनेज 2 को टारगेट करेगी या फिर ACE को। सो दिस ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ RAS, that means renin, angiotensin, aldosterone system, and also potentiate the vasodilatory action of bradykinin, कि जो ब्रेडिकाइनिन की जो वासोडाइलेटरी इफेक्ट होती है उसको पोटेंशिएट करती है, जिसके कारण जो पहले वासो कंस्ट्रिक्शन था उसके बजाय हो जाता है वासो डायलेशन। बिकॉज दिस ड्रग आर प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो जो बात कही जाती है कि रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम की, जिसको हम शॉर्ट में रास कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करती है और जिसके कारण आगे जाके एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म नहीं होता। ये देखिए कि जो AC ही एंजाइम जो हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर काइनिनेज 2 एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है। तो अब समझिए कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के पीछे का जो रीज़न है यहाँ पे है कि ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 बाइंड्स टू मैनी रिसेप्टर्स इन द बॉडी टू इफेक्ट ऑन द सेवरल सिस्टम। कि एंजियोटेंसिन 2 ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कि उनके साथ ये बाइंड होता है एंड इट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग और नैरोविंग द ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे देखिए लीवर से प्रोड्यूस होता है ये एंजियोटेंसिनोजन। यहाँ पे रेनिन जो है कि जो किडनी में से रिलीज होता है, हमारे किडनीज रिलीज करते हैं रेनिन, तो ये रेनिन ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। कि जब ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मिलता है कि एंजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेंसिनोजन प्लस ये रेनिन, तो इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करके प्रोड्यूस किया ये एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को यूटिलाइज करके तैयार करता है एंजियोटेंसिन 2 और ये एंजियोटेंसिन 2 रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी इफ़ेक्ट समझिए कि एंजियोटेंसिन 2 की जो इफ़ेक्ट्स क्या है, तो वो क्या करता है, नैरो करता है ब्लड वेसल्स को, कि कोई भी ब्लड वेसल्स उसको कर देता है नैरो करता है। ये उसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट ये है कि करता है वासो कंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये तीन जब कॉम्बिनेशन होते हैं कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, उनका कंस्ट्रिक्शन होता है या फिर उनका वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसके कारण क्या होगा कि जब हमें पता है कि पाइप जो होती है उसके डायमीटर छोटे कर दे हम, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो सेम लाइक दैट ये हमारी ब्लड वेसल्स में से जो भी ब्लड जो फ्लो करता होता है उसका अब क्या होता है कि नैरो हुई ब्लड वेसल्स के कारण वो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और वो इंक्रीज करता है अब ब्लड प्रेशर, कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ ड्यू टू वासो कंस्ट्रिक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो इस तरह से ये एंजियोटेंसिन 2 कि उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि वो
रिस्पॉन्सिबल होता है वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए। इट कैन ऑल्सो ट्रिगर द थ्रस्ट और डिजायर फॉर सॉल्ट। अब देखिए, ये एंजियोटेंसिन 2 जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, तो वो एक तो ट्रिगर करता है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, और साथ में डिज़ायर फॉर सॉल्ट, आपको ऐसा फील होता है कि आप नमक ज़्यादा खाएं। और ऑब्वियस जब नमक ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड प्रेशर और इंक्रीज होता है। तो एक तो प्यास आपको ज़्यादा लगती है, और साथ में डिज़ायर फॉर सॉल्ट। अब सॉल्ट जितना आपके बॉडी में जाएगा, आपको ऐसे डिज़ायर होगी कि आप सॉल्ट ज़्यादा खाएं। तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन, और आप सॉल्ट खाते हो, ऐसा मन होता है ये एंजियोटेंसिन 2 के कारण, तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होता है। तो angiotensin is also responsible for the release of pituitary glands एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ये एंजियोटेंसिन का एक और फंक्शन ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन की, जो रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वाला एक डायग्राम है पूरा, उससे भी आप ये प्रोसेस समझ सकते कि जो मैंने अभी आपको समझाया सेम कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे आपको कुछ ये पॉइंट समझने हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमें एक समरी दी हुई कि जो सिंबल्स है, कि ये वाला जो सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, कि जो ब्लू कलर का एरो है दैट मीन्स सीक्रेशन फ्रॉम एन ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए एंजियोटेंसिनोजन, उसको सीक्रेट करने वाला ऑर्गन कौन है, तो लीवर। लीवर सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को। फिर किडनीस, किडनी किसको सीक्रेट करती है, रेनिन को। अब ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों के बीच में क्या हुआ, स्टिम्युलेटरी सिग्नल, कि जिसके कारण फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन 1। अब सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथेलियम जो रिलीज करते हैं एसीई को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। ये एंजाइम अब ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जब फॉर्म होता है तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके उसमें से एडीएच हार्मोन को रिलीज करवाता है, कि जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और उसके कारण कलेक्टिंग डक्ट के अंदर H2O का होता है रीएब्सॉर्प्शन। उसके इफेक्ट के थ्रू आपको प्यास भी लगती है, थ्रस्ट रहती है आपको। फिर वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन होता है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, परफ्यूजन ऑफ ए जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस इज इंक्रीज, कि जिसको हम कहते हैं जेजी सेल्स और जेजी एपरेटस। फिर यहाँ पे ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन एंड K+ एक्सक्रिएशन, H2O का होता है रिटेंशन, एंड आल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन यहाँ पे करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और फिर ये वाला समझिए कि आर्टेरियोलर पे उसके क्या इफेक्ट है, तो वासो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और जिसके कारण आर्टेरियल जो है उनका नैरोविंग होती है, और वो आगे जाके क्या करती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाती है। तो ये है, ये कहा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम, कि जिसको हम क्या कहते हैं, रास कहते हैं, RAAS। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाऊँ, वो समझिए कि जब मेन चीज़ ये है कि एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होना, और उसी के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जितने भी यहाँ पे हमने देखे। और मेन इफेक्ट तो ये कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज करवाता है, ये उसकी मेन हार्मफुल इफेक्ट। तो ये ना हो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन रहता है कि चलो एंजियोटेंसिन 1 बना है तो वो उतना कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है उसकी, बट एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो वे फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है।
तो हमारा टारगेट ये रहता है कि एंजियोटेंसिन 1 में से जो 2 बनता है ये प्रोसेस ही कंप्लीटली बंद करवा दे। इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो चौकड़ी मार रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, ये वही है कि समझो कि ये वाला पाथवे हम बंद कर देते हैं बाय गिविंग द मेडिसिन्स एसी ही आई। तो क्या होगा, ये आगे की सभी प्रोसेस फिर बंद हो जाएगी कि एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं होगा तो आगे का ये जो पूरा ये है वो समझो कि कंप्लीटली बंद ही हो जाएगा। और ना ही यहाँ से आगे ऐसे ही इनहिबिटर्स के कारण कि कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल, आगे की ये कोई प्रोसेस नहीं होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वासो डायलेशन होगा विथ मेडिकेशंस। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट इसके बारे में अब अच्छे से क्लियर होगा। आगे समझिए अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस क्लास ऑफ मेडिकेशंस की ये है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए कि आगे जो हमने देखा वो सिर्फ लिस्ट देखा था कि कौन से मेडिसिन होते हैं इसके अंदर, उसके एग्जाम्पल्स देखे। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है ये क्लास के मेडिकेशंस का डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है दैट इज सल्फहाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग। फिर से समझिए, सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग्स, तो उसके एग्जाम्पल है एलासेप्रिल, कैप्टोप्रिल, ज़ैफनोप्रिल, and these agents appear to show antioxidative property but may be involved in adverse events such as skin eruptions। कि ऐसे इनहिबिटर क्लास के मेडिसिन तो है ही बट साथ में दे शोज द एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज। और उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एलासेप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड ज़ैफनोप्रिल। ज़ोफेन के जो ज़ैफनोप्रिल का मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, एंड हियर दैट इज ए कैप्टोप्रिल की जो भी आरएक्स ओनली मेडिकेशंस रहेगी। तो ये क्लास खास की एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग एसी इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन। तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई कर लेने के एलासेप्रिल हो, कैप्टोप्रिल हो या फिर ज़ैफनोप्रिल, तो वो रहेगी सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग एजेंट ऑफ एसी ही इनहिबिटर्स। सेकंड की जो डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग एजेंट है, डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग एजेंट, तो उसकी जो पूरी लिस्ट अच्छे से याद रखिए दैट आर एनालेप्रिल, रामेप्रिल, क्विनाप्रिल, पेरिंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेनाजेप्रिल, इमिडाप्रिल, ट्रांडोलाप्रिल एंड सिलाजाप्रिल। तो रामेप्रिल का आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटेड फॉर्मुलेशन लिसिनोप्रिल एज वेल एज एनालेप्रिल की जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग ऐसे ही इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन। तो ये सभी लिस्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सीखिए अब तीसरा क्लास उसका दैट इज फॉस्फोनेट कंटेनिंग एजेंट। फॉस्फोनेट कंटेनिंग एजेंट और उसमें एक ही मेडिसिन है दैट इज फॉसिनोप्रिल। तो फॉसिनोप्रिल यहाँ पे आप उसका 10 mg का भी फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर है बाय कैडिला एंड निक्सन फार्मास्यूटिकल का भी आप देख सकते हैं 10 mg का फॉर्मुलेशन फॉसिनोप्रिल सोडियम के टैबलेट। इट इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज फॉस्फोनेट कंटेनिंग एजेंट। तो यहां से आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए
एज वेल एज वाइवा के अंदर, थियरी बेस्ड एग्जाम के अंदर कि जब फार्माकोलॉजिकल डिटेल क्लासिफिकेशन पूछा जाए इसी ही इनहिबिटर क्लास के ड्रग्स का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सीखते हैं अब उसके चौथे क्लास के बारे में, दैट इज नेचुरली अकरिंग। तो अ कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्स ऑन एंटी हाइपरटेंसिव पेप्टाइड्स, एंटी हाइपरटेंसिव पेप्टाइड्स है कि जो नेचुरली अवेलेबल है, इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस। इट कंटेन्स अराउंड 1700 यूनिक एंटी हाइपरटेंसिव पेप्टाइड। और उसमें से एक एग्जांपल है कि अर्फालासिन, उसका ये एग्जांपल है। और HOE401 इज एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए डोजेस के बारे में, ये पॉइंट खास इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास के मेडिकेशंस का डोजेस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले नेम देखिए, यहाँ पे नेम एन इक्विवेलेंट डेली डोज। इक्विवेलेंट इसलिए कि समझो कि बेनाजेप्रिल जो है उसका 10 mg डोज इक्विवेलेंट है कैप्टोप्रिल के 50 mg डोज के कंपेयर में। कि समझो कि आप इसी पेशेंट को बेनाजेप्रिल का 10 mg डोज देते हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द कैप्टोप्रिल 50 mg और कैप्टोप्रिल 25 mg BD की, जो आप 2 टाइम्स देते हैं, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में लेता है पेशेंट तो भी 2 टाइम्स डे लेगा, तो टोटल डोज 50 mg तो हो ही गया। और सामने सिर्फ बेनाजेप्रिल 10 mg का एक ही टेबलेट लेता है दिन में, तो भी वो सेम इफेक्ट देगा। वैसे ही एनालेप्रिल का आप देखो तो 5 mg, फॉसिनोप्रिल 10 mg, तो एनालेप्रिल 5 mg दैट इज इक्वल टू फॉसिनोप्रिल 10 mg इज इक्वल टू कैप्टोप्रिल 50 mg। मीन्स कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे, ये हो गए एक दूसरे के इक्विवेलेंट डोजेस। कि रामीप्रिल 2.5 mg सेम इफेक्ट देगी कि जो इफेक्ट देगा कैप्टोप्रिल 50 mg, वही सेम इफेक्ट देगा लिसिनोप्रिल अपने 10 mg डोज के अंदर। तो मॉक्सीप्रिल 7.5 mg है, पेरिंडोप्रिल का 4 mg है, क्विनाप्रिल का 10 mg। तो ये है इक्विवेलेंट डोजेस। फिर सेकंड कॉलम देखिए, ये वाला कि स्टार्ट, मतलब कि पेशेंट को कितने डोज से आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेनाजेप्रिल का स्टार्टिंग डोज होता है 10 mg, कैप्टोप्रिल 12.5 या फिर 25 mg से स्टार्ट किया जाता है BID और TID के से। एनालेप्रिल 5 mg से स्टार्ट होता है, फॉसिनोप्रिल 10, लिसिनो ऑल्सो 10, मॉक्सीप्रिल 7.5, पेरिंडोप्रिल भी 4, क्विनाप्रिल भी 10 mg और रामेप्रिल 2.5 mg। यूजुअल हम देखें तो बेंजालेप्रिल जो है वो 20 से लेकर 40 mg की स्ट्रेंथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, कैप्टोप्रिल 25 और 50 mg, BID और TID, एनालेप्रिल 10 to 40 mg, 20 to 40 फॉसिनोप्रिल, 10 to 14 लिसिनोप्रिल 7.5 to 30 mg, मॉक्सीप्रिल, पेरिंडोप्रिल 4 से 8 mg, क्विनाप्रिल 20 से 80 mg एंड रामीप्रिल 2.5 to 20 mg। और मैक्सिमम कितना डोज दिया जाता है पेशेंट को, तो मैक्सिमम डोज की जो टॉलरेटेड होता है पेशेंट के लिए, तो बेनाजेप्रिल का 80 mg, कैप्टोप्रिल 450 mg पर डे। सेम लाइक दैट एनालेप्रिल के देखें तो 40 से 80, 30, 16, ये सब अलग अलग जो डोजेस है दैट आर द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोजेस। तो ये टेबल आपके लिए मैं कहूँ तो नॉलेज के लिए एज वेल एज आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है, वेरी वेरी
मोस्ट आईएमपी की, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे समझिए उसके यूजेस एंड इंडिकेशंस। तो ऐसे ही इनहिबिटर्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले तो ये कि हाइपरटेंशन की जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे, बिकॉज इनका काम ही ये कि क्या करते हैं, वासोडायलेटरी इफेक्ट है। तो जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे ही इनहिबिटर्स को दे सकते हैं। फिर CHF की कंडीशन लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF के पेशेंट को भी दी जाते हैं। फिर इवॉल्विंग MI, दैट मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के पेशेंट को, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, देन डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एज वेल एज नेफ्रोपैथी दोनों में ये यूज़फुल है। नॉन डायबिटिक रीनल डिसीज के अंदर एंड स्क्लेरोडेर्मा क्राइसिस के अंदर। तो कंजेस्टिव हार्ट होता है जब किसी पेशेंट का, तो उसके अंदर क्या होता है कि थिकनिंग होती है, वेंट्रिकुलर चैम्बर्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो ये मेडिकेशंस का जो काम है कि वासो कंस्ट्रिक्शन करती, तो उसके कारण जब ब्लड वेसल वगैरह को डायलेट करती तो उसके कारण जो प्रेशर जो हार्ट ऊपर ज़्यादा पड़ता है वो रिड्यूस करवाती, जिसके कारण हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ जाता है कि हार्ट जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट को भी उतने ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड आ जाता है। तो हार्ट का वर्कलोड कम करने के लिए ये मेडिकेशंस जो है वो काम करती है, दैट आर द ऐसे ही इनहिबिटर्स। कि ये सभी इंडिकेशंस है उसके, या फिर जो हम कहें कि यूजेस एंड इंडिकेशंस की, ये सब प्रॉब्लम्स के अंदर, ये सब कंडीशंस के अंदर हम ये मेडिकेशंस को पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, ये मेडिकेशंस कब पेशेंट को आपको नहीं देनी। तो एक तो प्रेगनेंसी में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। टेराटोजेनिक इन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। तो गलती से भी समझो कि आप किसी प्रेग्नेंस लेडीज़ को आप ये मेडिकेशंस देते हैं तो उसके कारण टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सो ऐसे ही इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कि दूसरे वर्ड में हम सिंपली लिखे तो डू नॉट प्रिस्क्राइब, डू नॉट प्रिस्क्राइब फॉर, ये आप लिख सकते हैं, या फिर डू नॉट गिव, डू नॉट गिव। तो किसको नहीं देनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स को, बिकॉज टेराटोजेनिक है इन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के सेकंड हाफ के अंदर ये टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को भी ये नहीं देनी चाहिए। फिर प्रीवियस एंजियोएडिमा एसोसिएटेड विथ ऐसे ही इनहिबिटर थेरापी। तो समझे कि आपने किसी पेशेंट को ऐसे ही इनहिबिटर्स दिए और उसके कारण उसको एंजियोएडिमा हो गया। तो जो पेशेंट को एंजियोएडिमा की जो इन्फ्लेमेशन होता है यूजुअली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तो समझो कि किसी को ये एंजियोएडिमा हुआ ड्यू टू द ऐसे इनहिबिटर्स, और ये है उसकी मेडिकल हिस्ट्री से आपको पता चलेगा। ये जब आप उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एज वेल एज पेशेंट काउंसलिंग जब अच्छे से होता है तो ये पॉइंट आपको पता चलता है कि प्रीवियसली पेशेंट को एंजियोएडिमा हुआ था ऐसे इनहिबिटर्स देने के कारण। तो वी हैव टू अवॉइड दिस मेडिकेशंस फॉर द पेशेंट्स हु हैव ए हिस्ट्री ऑफ ए एंजियोएडिमा ड्यू टू द AC inhibitors. Then bilateral renal artery stenosis, then
hypersensitivity to ACE inhibitors, and when the serum creatinine is more than 3.5 mg per deciliter, ACE inhibitors do not recommend it. तो जब बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है कि जो ये हमारी रीनल है और रीनल की ये जो आर्टरी आप जो देख रहे हैं कि ये आर्टरी का जब स्टेनोसिस होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जैसा होता है, तो उस वक्त हमें ये मेडिकेशंस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एसे ही इनहिबिटर्स। साइड इफेक्ट समझते हैं उसकी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस एजेंट दैट इज अ ड्राई कफ। कि ये क्लास के मेडिकेशंस का जो कोई मेन साइड इफेक्ट हम देखें और सबसे ज़्यादा देखी गई साइड इफेक्ट, इसीलिए लिखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स ड्रग इफेक्ट means the side effect associated with this agent is a dry cough। तो ये पॉइंट है आपके लिए MCQ as well as Viva as well as for your knowledge। Increase potassium level in the blood के अंदर पोटासियम का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। देन फटीग, यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये पेशेंट को कि फटीग की कंडीशन की जो थकान होती है, एंजियोइडिमा होता है, डिजीनेस होती है, कि ये जो कंडीशन डिजीनेस एज वेल एज हेडेक, डिजीनेस और फटीग, तो इस टाइप की कंडीशन पेशेंट को होती है कि एक थकान भी हो जाती है, उसको डिजीनेस भी रहता है और साथ में हेडेक कंडीशन होती है। फिर ये देख सकते हैं सूखी खांसी कि जिसको हम कहते हैं ड्राई कफ, कि ऐसी खांसी आती है कि जिसके अंदर म्यूकस या फिर जो हम कहते हैं फ्लेम वो प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ आपको ड्राई कॉफ़ी होता है, सूखी खांसी जो हम कहते हैं। एंड लॉस ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट सेंसेशंस कम होना, लॉस ऑफ टेस्ट होना, ये उसके साइड इफेक्ट है। तो बोथ ड्राई कफ एंड एंजियोइडामा साइड इफेक्ट इज ड्यू टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन बॉडी। तो जब आपके बॉडी के अंदर ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसके कारण पेशेंट को ये दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक ड्राई कफ का और सेकंड दैट इज एंजियोइडिमा। तो एंजियोइडिमा आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, तो ये आपको मैं समझाता हूँ कि एंजियोइडिमा इज एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द स्किन एंड टिश्यू जस्ट अंडर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कि उसके कारण क्या होता है, ईडिमा होता है, मीन्स ईडिमा दैट मीन्स द स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन। द स्वेलिंग में अकर्स इन द फेस, टंग, लैरिंग्स, एब्डोमिन, आर्म्स और लेग्स, मतलब कि किसी भी पार्ट के अंदर बॉडी के हो सकता है आपको स्वेलिंग। यहाँ पे देख सके ये आइस के रीजन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये पेशेंट को ये आर्म्स के एरिया में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आइस का रीजन एज वेल एज ये आपके लिप्स के पोर्शन को भी इन्फ्लेम कर सकता है, आपकी टंग को इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और जो सेकंड दैट इज द ड्राई कफ। तो ये है प्रॉपर डिटेल फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऐसे ही इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो ज्वाइन इन व्हाट्सएप नाई द व्हाट्सएप ऑन 9426180836। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मा रॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।